नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग क्या खत्म हो रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ईरान पर हमले रोकने का ऐलान किया है, उसके बाद यह सवाल काफी अहम हो जाता है। ट्रंप ने पहले कहा कि उनकी सेना बहुत बड़ा हमला करने वाली है, लेकिन ईरान की धमकी मिलते ही वो अपने बयान से पलटी मार गए। ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने अब हमला किया तो वो पूरे पश्चिम एशिया में तबाही मचा देगा। जिसके बाद सऊदी अरब ने भी ट्रंप को हमले रोकने की नसीहत दी और अब अमेरिकी सेना ने भी साफ कह दिया है कि अगर ये जंग जारी रही तो इजराइल की रक्षा छोड़ अपनी जमीन बचानी पड़ेगी। जिसके बाद अमेरिका ने हमले रोक दिए हैं, लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के बाद कहा यह जा रहा है कि ईरान की धमकी से डरा अमेरिका। क्या पश्चिम एशिया में जंग पर लगेगा पूर्ण विराम? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समझौते के ऐलान के बावजूद गजा में इजरायली हमले जारी, 8 की मौत, सड़क पर उतरी इजरायली जनता, पीएम नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें। पाकिस्तान की राजनीति में फिर भूचाल, पीएम पद से हटाए जा सकते हैं शहबाज, संविधान में 28वें 29वें संशोधन की तैयारी। ये युद्ध की खुली तैयारी, नेटो पर भड़का उत्तर कोरिया, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का लगाया आरोप, खुल सकता है नया मोर्चा। और चलते चलते में देखेंगे एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, K2 पर चढ़ना क्यों है जानलेवा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बवाल के बीच 21 सीटों पर मतदान, JAC की पाकिस्तानी सेना को चुनौती, लोकप्रियता पर भरोसा है तो फौज छोड़कर जनता के बीच आए। लाहौर में भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क पर जनता। रूसी राजधानी मॉस्को में रेस्टोरेंट के पास बड़ा धमाका, 3 की मौत और 21 घायल, होममेड IED बम लेकर पहुंची थी महिला। अमेरिका का नया वीजा नियम लागू, 50 देशों पर बॉन्ड की शर्त, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान पर शर्तें लागू, जबकि भारत को मिली राहत। ढाका में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के तुरंत बाद दिल्ली रवाना हुए भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश वापसी से जोड़कर देखा जा रहा घटनाक्रम। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पलटी मार ली है। उन्होंने एक बार फिर ईरान पर हमले टालने का ऐलान किया है और ये दूसरी बार है जब इस तरह से ट्रंप ने पहले हमले की धमकी दी हो, कहा हो कि हम ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं और फिर वो पीछे हट गए हों। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार ट्रंप को अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं? क्या उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि अब अमेरिकी सेना ईरान का सामना नहीं कर पाएगी, या फिर ये ईरान की धमकियों का असर है? क्योंकि ट्रंप का यह बयान ईरान की उस धमकी के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि वो पूरे पश्चिम एशिया में तबाही मचा देगा। ईरान ने अपने संभावित लक्ष्यों की लिस्ट भी जारी की थी। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने पश्चिम एशिया में बड़ी तबाही मचाने की धमकी दी है। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसमें अगर अमेरिका या इजराइल अब ईरान पर नए हमले करते हैं तो ईरान पश्चिम एशिया के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसके लिए उसने ऊर्जा से जुड़े अहम ठिकानों की लिस्ट तैयार की है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ईरान की सूची में मौजूद ठिकानों की भी जानकारी दी, जिसमें ईरान सऊदी अरब के घावर ऑयल फील्ड पर हमला करेगा, जो दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का 5% से ज्यादा हिस्सा है। लिस्ट में अबकैक और खुराइस फैसिलिटीज भी शामिल हैं, जहां रोजाना 70 लाख बैरल से ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में जिन ठिकानों को निशाना बनाने की बात की गई है, उनमें जाकुम ऑयल फील्ड और रुवाइस रिफाइनरी शामिल है। रुवाइस रिफाइनरी में रोजाना 10 लाख बैरल से ज्यादा तेल प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा कतर का नॉर्थ फील्ड और रास लाफान भी टारगेट लिस्ट में शामिल है। ये दोनों मिलकर दुनिया के कुल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG व्यापार का लगभग 20% हिस्सा संभालते हैं। कुवैत का बुर्गन ऑयल फील्ड, जहां रोजाना लगभग 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है। बहरीन की सिट्रा रिफाइनरी और अलमेहाज के साथ ही इजराइल के लेवियाथन और तामार गैस फील्ड भी ईरान की इस लिस्ट में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान ने कितने बड़े पलटवार की तैयारी की है। दरअसल इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने की योजना की बात कही थी, जिसके बाद ईरान की यह चेतावनी आई और इसके बाद ट्रंप को भी बैकफुट पर आना पड़ा।
हालांकि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये हमले ईरान की धमकी नहीं बल्कि खाड़ी देशों की अपील पर रोके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी सैन्य ताकत और क्षमता का स्तर ऐसा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखा गया। इसके बावजूद ईरान और दूसरे पश्चिम एशियाई देशों ने हमसे किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। इस समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा। इस अपील को मानते हुए और दुनिया के भविष्य के फायदे और एक सफल व समृद्ध ईरान के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए मैंने हमला रद्द करने का फैसला किया है, बशर्ते कि जल्दी ही कोई समझौता हो सके। इजरायल भी इस प्रतिबद्धता में मेरे साथ है। खबर यह आ रही है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की संभावित बड़ी कार्रवाई पर चिंता जताई और पूरे प्लान पर सफाई भी मांगी। ट्रंप ने न सिर्फ अपने हमले रोके बल्कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों को भी अलर्ट किया है, जिसमें तेजी से हालात बिगड़ने की चेतावनी दी गई और जरूरत पड़ने पर तुरंत निकलने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस बीच ईरान जंग से अमेरिकी सेना पर बढ़ते दबाव की तस्वीर भी सामने आई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में अमेरिकी सैन्य कमान के प्रमुख जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच ने पेंटागन को निजी तौर पर चेतावनी दी है कि अमेरिकी नौसेना के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। मौजूदा हालात में अगर अतिरिक्त नौसैनिक बेड़े और डिस्ट्रॉयर तुरंत नहीं भेजे गए तो अमेरिकी सेना के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से इजरायल की सुरक्षा जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। अगर नए युद्धपोत नहीं मिलते हैं तो उन्हें इजरायल की सुरक्षा की बजाय अमेरिकी जमीन की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। तो साफ है कि अमेरिका के लिए अब इस जंग में टिके रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप का हमले रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अब दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध विराम होगा या एक ब्रेक के बाद दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे, ये देखना होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर मंडराते खतरे की। तो इजरायल में 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। 27 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय चुनाव का ऐलान हो चुका है और यह चुनाव नेतन्याहू के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अगर इस चुनाव में वो जीत हासिल नहीं करते तो यह भी तय है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। वो अपने ही देश में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। ऐसे में यह चुनाव उनके भविष्य को तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल उनकी जीत के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती गजा में उनका अभियान बन चुका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो उनके काफी करीबी सहयोगी भी माने जाते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमास हथियार सरेंडर करेगा और इजरायली सेना गजा से वापसी करेगी। यानी अब वो गजा को दोबारा बसाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन गजा से इजरायली सेना की वापसी नेतन्याहू पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि हमास के खिलाफ इजरायली जनता में अब भी आक्रोश व्याप्त है। साथ ही जिस तरह नेतन्याहू सरकार को हमास की कैद से अपने बंदियों को छुड़ाने में 3 साल लग गए, उसे लेकर भी इजरायली जनता नाराज है। कई बार उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। यहां तक कि उनकी अपनी सरकार के कई मंत्री गजा में वेस्ट बैंक की तरह ही यहूदी बस्तियां बसाने की बात कह रहे हैं, लेकिन कोई भी ट्रंप की इस डील के सपोर्ट में नजर नहीं आ रहा। ऐसे में नेतन्याहू के लिए गजा से अपनी सेना को वापस बुलाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, खासतौर पर तब जब पहले ही उनकी सेना लगभग 60% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है और 70% पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस पहल पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी तो नहीं की है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने जरूरी से अस्वीकार्य बताया और कहा है कि इजरायल को हमास नेताओं को निशाना बनाना जारी रखना चाहिए, जिसके तहत इजरायली सेना लगातार गजा में बमबारी कर रही है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद उसके हमले में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। फलस्तीनी नागरिक सुरक्षा के मुताबिक 2 अगस्त को मारे गए लोगों में दीर अल बलाह के दक्षिण में एक अपार्टमेंट पर इजरायली हेलीकॉप्टर हमले में घायल हुए एक पुरुष और एक महिला शामिल है। खान यूनिस में 3 लोगों और गजा शहर के पुराने शहर में एक व्यक्ति सहित अलग अलग हमलों में कई अन्य लोग मारे गए। अलग अलग रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इजरायली हमलों में दीर अल बलाह में ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि खान यूनिस के उत्तर में अलमवासी में एक स्कूल के पास एक तंबू पर हुए हमले में एक अन्य फलस्तीनी मारा गया। बाद में गजा शहर के दक्षिणी भाग में अल-रीस इलाके में एक घर की छत को निशाना बनाकर किए गए इजरायली ड्रोन हमले में 2 और फलस्तीनी मारे गए।
आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि गजा शहर की अल थलातिनी स्ट्रीट पर हुए हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। यानी ट्रंप का गजा में शांति लाने का दावा यहां उल्टा ही साबित होता दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। चर्चा तो यहां तक है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सकता है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसके पीछे की वजह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में भड़की हिंसा को माना जा रहा है। यानी पाकिस्तान की सत्ता से शहबाज शरीफ की पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अब उनका विरोध भी बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि सेना और सरकार के बीच भी फूट दिखाई देने लगी है, जिससे एक बार फिर सेना और सरकार के रिश्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। और इसे बल तब और मिल गया जब गृहमंत्री मोहसिन नकवी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने देश की मौजूदा शासन व्यवस्था और नए प्रांतों की जरूरत का जिक्र किया था। इसके बाद ही सवाल उठने लगे कि क्या पाकिस्तान में प्रशासनिक बदलाव को लेकर सेना और सरकार के बीच अलग अलग सोच है। दरअसल गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने कार्यक्रम में कहा कि शासन व्यवस्था चरमरा गई है। यानी देश का गृहमंत्री जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है, वो खुद ये बात कह रहा है कि देश में शासन व्यवस्था चरमरा गई है। तो इसका सरकार की छवि पर क्या असर पड़ेगा, यह आप खुद ही सोच सकते हैं। और अब तो इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गृहमंत्री ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी है, जिससे सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सेना के मीडिया विंग के प्रमुख DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मोहसिन नकवी के बयान पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए अच्छा शासन जरूरी है, जिसके बाद से पाकिस्तान की सियासत में पारा हाई हो गया है। इन बयानों के बाद माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार का गिरना अब तय है और शहबाज शरीफ को पीएम पद से हटाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आदेश पर देश की संविधान में 28वें और 29वें संशोधन की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर कई राज्यों में सेना का विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। आधे से ज्यादा बलूचिस्तान से सेना का कंट्रोल खत्म हो चुका है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भयानक हिंसा हो रही है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तो बगावत ही देखी जा रही है। लगातार प्रदर्शन जारी है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना संविधान में 28वां और 29वां संशोधन करने जा रही है। इसका मेन मकसद देश के प्रशासनिक ढांचे, स्थानीय सरकारों और चुनावी नियमों में बड़े बदलाव करना है। और अब देश में चर्चा चल रही है कि आसिम मुनीर खुद ही सारी शक्तियों के साथ राष्ट्रपति बन सकते हैं और मोहसिन नकवी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह शहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका साबित होगा। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे दुनिया में शुरू होने वाली एक और जंग की। तो अभी रूस, यूक्रेन और अमेरिका ईरान जंग खत्म भी नहीं हुई है कि एक और जंग की आहट सुनाई देने लगी है और ये जंग हुई तो दुनिया महाविनाश देखेगी, ये भी तय माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका और नाटो की नीतियों के चलते अब दुनिया के कई देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अगर देश ताकतवर नहीं होगा तो कभी भी अमेरिका या नाटो उस पर हमला कर कब्जा जमा लेंगे। जिस तरह से वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने किया, वो दुनिया के किसी भी देश के साथ हो सकता है। ईरान के साथ भी ट्रंप ने वेनेजुएला वाला खेल करने की कोशिश की थी, लेकिन ताकतवर ईरान अमेरिका पर भारी पड़ गया। ईरान अमेरिका जंग से सबक लेकर उत्तर कोरिया भी तेजी से अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि ईरान के बाद उत्तर कोरिया पर अमेरिका हमला कर सकता है। इन खबरों के बाद से ही उत्तर कोरिया ने कई लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया। इस बीच खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की तरफ से फ्यूल सप्लाई चेन कैपेबिलिटी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यूरोप में शीत युद्ध के वक्त सैन्य ईंधन पाइपलाइन और स्टोरेज नेटवर्क का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। यानी जंग के लिए हमेशा खुद को तैयार रखने की कोशिशें नाटो की तरफ से की जा रही है। इसे नाटो की आक्रामक सैन्य गुट में बदलाव की कोशिश भी माना जा रहा है, जिससे उत्तर कोरिया गुस्से में दिखाई दे रहा है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने इसे जंग की तैयारी बताया है और उसने नाटो को सख्त चेतावनी भी दी है। दरअसल यूक्रेन और रूस जंग में उत्तर कोरिया ने भी अपने सैनिकों को रूसी मदद के लिए भेजा है और इसी के चलते वो नाटो के टारगेट पर बना हुआ है। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि नाटो की आक्रामक सैन्य तैयारियां दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी जंग भड़काने की कोशिश है। अभी तक नाटो ने इस तरह की सैन्य तैयारी नहीं की थी, लेकिन अब अचानक ही नाटो सैन्य तैयारियों में जुट गया है।
यह गठबंधन उत्तर कोरिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में जर्मनी, इटली सहित कई नाटो सदस्य देशों ने उत्तर कोरिया के पास समुद्र में युद्धाभ्यास भी किया था। ऐसे में उत्तर कोरिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि नाटो की जंग लड़ने की इच्छा उसे पतन की तरफ ले जाएगी। उत्तर कोरिया से टकराव नाटो को बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे भी उत्तर कोरिया का रूस के साथ सैन्य गठबंधन है और नाटो को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यानी उत्तर कोरिया पर हमला तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी की, और ये माउंट एवरेस्ट नहीं है। जी हां, जब भी हम दुनिया की सबसे ऊंची या सबसे खतरनाक पहाड़ी के बारे में कुछ भी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम माउंट एवरेस्ट का ही आता है। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है, लेकिन इस पर चढ़ना एवरेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। पर्वतारोहियों की दुनिया में इसे हिंसक पहाड़ कहा जाता है। इसके घातक होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पार कर चुका है, 6 महीने में 6 दिनों के अंदर दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही निर्मल पूजा, वो भी इस चोटी पर हार गए और आखिरकार दम तोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कंचनजंगा की। K2 माउंट एवरेस्ट की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण और खतरनाक मानी जाती है। और ये क्यों खतरनाक है वो आंकड़े बताते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों में 1 या 2% लोगों की ही जान जाती है, लेकिन K2 पर यह आंकड़ा बढ़कर 25% हो जाता है। यानी हर 4 में से 1 पर्वतारोही K2 पर चढ़ाई के दौरान अपनी जान गंवा देता है। वैसे तो K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है, लेकिन एवरेस्ट की तुलना में यह काफी सीधी और खड़ी है। यहां पर्वतारोहियों के लिए सुस्ताने या सुरक्षित शिविर लगाने की जगह बहुत कम मिलती है। K2 का सबसे खतरनाक हिस्सा बॉटल नेक है, जो 8,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक संकरा रास्ता है। यहां पर्वतारोहियों को विशालकाय लटकते हुए हिमखंडों के ठीक नीचे से गुजरना पड़ता है, जो कभी भी गिर सकते हैं। 8,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई को डेथ जोन कहा जाता है, जहां हवा में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से सिर्फ 1/3 रह जाता है और सर्दियों में यह और घातक बन जाती है। सर्दियों में यहां का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं इंसान को जमा देती हैं। सर्दियों में K2 सीधे खतरनाक जेट स्ट्रीम हवाओं की चपेट में रहता है, जिससे अचानक बर्फबारी और हिमस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एडवांस ट्रैकिंग गियर और मौसम का सटीक अनुमान लगाने वाली तकनीकों के बावजूद K2 आज भी पर्वतारोहण की दुनिया का सबसे कठिन टेस्ट माना जाता है। यहां एक छोटी सी चूक या कुदरत का अचानक बदलता मिजाज किसी भी मिशन को मिनटों में त्रासदी में बदल सकता है। K2 की विषम परिस्थितियों ने यह साबित कर दिया है कि कुदरत के कहर के आगे सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी बेबस हो जाते हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।